नमस्कार, मैं जितेश नेजा और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कुल आंकड़े अभी तक 96,000 आ चुके हैं, जिसमें 36,824 जो केस है वो ठीक हो चुके हैं, यानी कि पूरी तरह स्वास्थ्य हो चुके हैं, जिसमें डेथ रेट जो है वो 3,029 लोग मौत हो चुकी है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10,000 करीब मामले सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर 4,485 लोग स्वस्थ होकर बिल्कुल घर जा चुके हैं और 160 लोगों की मौत हो चुकी है। पर इस महामारी के बीच योग करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना योगायतन के संस्थापक सत्यनारायण यादव जी। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। आज के इस युग में जहाँ पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, इस टाइम योग कितना जरूरी है? देखिए, योग एक ऐसी साधना है, ऋषि मुनियों की ऐसी विद्या है जी, जो किसी भी तरह के तनाव को, क्योंकि महामारी में क्या होता है कि इससे जो पीड़ित है केवल वही पीड़ित नहीं है, वही कष्ट में नहीं है जी, जो पीड़ित नहीं है, जो प्रभावित नहीं है जी, वो भी सुन करके, देख करके, चाहे हम अखबार में पढ़ते हैं, चाहे टेलीविज़न पर देखते हैं, चाहे किसी से बात ही करते हैं, चाहे टेलीफोन पर ही बात करते हैं, तो जब सुनते हैं या देखते हैं टेलीविज़न पर तो हम उससे एक तरह से तनावग्रस्त हो जाते हैं। जी, नींद नहीं आती। कई लोग हमें बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, हमें तो नहीं हो जाए या किसी जानने वाले को ना हो जाए, तो किसी का बच्चा दूर है, किसी के माता पिता दूर हैं, किसी का भाई बहन दूर है, क्योंकि लॉकडाउन में जो जहाँ हैं कई लोग अलग अलग फंस गए हैं, तो कई तरह के तनाव है। कोई देख रहे हैं मजदूरों की जो हालत जी। है, उद्योगपतियों की भी अलग चिंता है, राजनीतिक लोगों की अलग चिंता है, मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे, मैंने कहने का मतलब सब गतिविधियां ठप हो गई हैं। तो समाज में अचानक जो ऐसा अकस्मात आ जाने के कारण, तो कोरोना का तो पीड़ा अलग है ही, पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन पूरा समाज के हर गतिविधियां अस्त व्यस्त हो जाने से सब लोग तनावग्रस्त हो गए हैं। तो एक तनाव के कारण कहते हैं कि तनाव ही सभी बीमारियों का जड़ है। तो उसके कारण हुआ क्या है कि जिसको डायबिटीज़ था उसका शुगर लेवल हाई हो गया, जिसको अस्थमा है उसका अस्थमा का अटैक ज़्यादा पड़ता जा रहा है, जिसको साइनस है उसकी नाक बंद हो रही है, जिसको सिर दर्द था उसको सिर दर्द और ज़्यादा हो गया है। यानी हर कोई एक असुरक्षित महसूस कर रहा है जी। जिसके पास पैसा थोड़ा बहुत है भी, वो भी भयभीत है कि पता नहीं क्या होगा। और जो रेहड़ी पटरी वाले, दहाड़ी वाले, अधिकतर तो गरीब लोग हमारे देश में जी। तो सत्यनारायण जी, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। जब देश में पहला लॉकडाउन हुआ था तो देश को पूरी तरीके से बंद किया गया था, जब दूसरा था तब भी देश को बंद किया गया था, जब तीसरी बार आई तो ढील दी गई, अब जब देश को चौथी बार लॉकडाउन किया गया और ज़्यादा ढील दी गई है, कितना ठीक मानते हैं इसको आप? देखिए, इसके बारे में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि देश भर का निर्णय लेने का अधिकार उन्हीं को है, और सब लोगों ने, बल्कि जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यही ठीक समझा है कि वही निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके सलाहकार वो अपने आप निर्णय नहीं लेते हैं, उनकी एक टीम है सलाहकारों की और विद्वानों की, सबसे परामर्श करके ही ले रहे हैं वो निर्णय। तो जो निर्णय ले रहे हैं बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति का निर्णय आंशिक हो सकता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण एक बहुमुखी दूरदर्शिता के को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहे हैं, तो हमें उनका समर्थन करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है। इसी के बाद जब प्रधानमंत्री ने भी दोबारा देश को संबोधित किया, उन्होंने भी यही बात कही कि अब हमारी कोरोना जो है हमारी ज़िंदगी से जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ ही अब जीना होगा। तो अब उसके बाद जो सरकार ने ढील दी है, गाइडलाइन जारी की है, काफ़ी जगह पे ढील दी गई है, बस सेवा को भी चालू करने का फैसला सरकार ने लिया है, ऑनलाइन सर्विस को भी चालू करने का फैसला सरकार ने लिया है, यानी कि शराब के ठेके भी सरकार ने खोल दिए हैं। क्या राय देंगे इसमें? देखिए, कहते हैं कि हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं जी। दोनों देखिए कि किसी की प्राथमिकता खाने के लिए है, किसी की जीने के लिए है जी। तो हम दोनों को संतुलित करें तो जीना भी जरूरी है और भोजन भी जरूरी है। भोजन का मतलब कि व्यापार, धंधा, व्यवसाय, चाहे जो भी, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अध्यापक है, कोई कुछ है, तो जब तक अपना अपना कारोबार नहीं होगा तब तक हम जिएंगे कैसे जी। तो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया कि हमें थोड़ा थोड़ा ढील दे के, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी अगर ठीक नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, एक दो दिन की बात तो है नहीं। ये कोरोना जो अब देखने में आया है, पहले तो ये लगता था कि 2 हफ्ते उसकी जो वायरस है उनके 2 हफ्ते की आयु होती है, 14 दिन की,
उसके बाद 3 हफ्ते का इसलिए लगा कि 1 हफ्ता हम मैनेज कर लेंगे, तो 3 हफ्ते का लॉकडाउन के बाद जब खोलेंगे तो कोरोना से मुक्त हो चुके होंगे। लेकिन व्यावहारिक रूप से पाया गया कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ढील दे के देख रहे हैं कि क्या हम अपने कारोबार को करते हुए और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि उन्होंने सख्ती से बहुत हिदायत दी है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको जरूर मेंटेन रखें, मास्क जरूर लगाएं और बाकी सफाई का ध्यान रखें। जो भी चिकित्सकीय सलाह है कि कैसे हम सफाई से रखें, कपड़े कैसे साफ रखें, अपने वातावरण को कैसे सैनिटाइज करके रखें, वो सब सरकार भी कर रही है, सब लोग, हम सबकी भी ड्यूटी है। सत्यनारायण जी, आपने बात बोली सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बना के रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथों को बार बार धोएं, पर आज भी कई ऐसे छोटे इलाकों में जो लोग हैं उनको इनका मतलब नहीं पता। आप कहीं जाकर देखेंगे छोटे छोटे इलाकों में, वहाँ आजकल लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं, कोई मास्क नहीं है, कोई सामाजिक दूरियाँ नहीं है, किस तरह हाथ धोएं वो किसी को नहीं पता। तो अर्चना योगासन उनको जागरूक करने के लिए क्या करता है? हाँ, ये बहुत अच्छी व्यवहारिक, इस समय वर्तमान परिस्थिति में इसकी बहुत आवश्यकता है कि अर्चना योगासन जैसे बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, मैं उनको सबको आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, बल्कि एक एक व्यक्ति अपने आप को महसूस करे कि हमारी जिम्मेदारी है समाज को कैसे जागरूक करें, क्योंकि अधिकतर लोग हमारे देश में अभी भी अशिक्षित हैं और जागरूक उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो हमारी संस्था उसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमारी संस्था की हर राज्यों में एक कार्यकारिणी है, तो हमने सबसे निवेदन किया कि हर राज्यों में, और राज्यों ही नहीं, राज्य स्तर पर, फिर हमारे ब्लॉक स्तर पर, फिर गांव स्तर पर भी हमारी कार्यकारिणी है, हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो सब लोग, हम लोग अपने अपने लेवल पर क्या करते हैं कि 10 लोगों को 10-10 लोगों का ग्रुप लेते हैं, दूर दूर बिठा करके गाँव में और शहरों में भी कर रहे हैं कि सबको हम एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं कि कैसे हाथ धोना है, कैसे, अगर आपके पास अगर सैनिटाइजर नहीं है, गरीब आदमी है, तो साबुन से धोना है, साबुन में नहीं है तो थोड़ा सा आटा ले लीजिए, आधा चम्मच, और लेके उससे हाथ को धोइए खूब अच्छी तरह से। आटा नहीं है तो आप बेसन भी ले सकते हैं, और नहीं है कुछ नहीं तो पानी से धोइए, और कपड़े को जरूर एक बार रोज़ धोइए, दोबारा कपड़ा मत पहनिए, और सफाई आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखिए, और सूरज के बीच में ज़रूर धूप में थोड़ा देर रहिए। यानी हम चाहते हैं कि प्रकृति के जो लाभ है, सूर्य की किरणों में रोगों को मारने की, वायरस को मारने की क्षमता है, कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। तो हम सब जागरूक करें लोगों को, जगह जगह, अपने सेंटर से भी, राज्यों में भी, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जैसी संस्थाएँ या सरकार या गैर सरकारी संस्थाएं लोगों को जागरूक करें, तो धीरे धीरे ये सुव्यवस्थित हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है कितने लोग इससे जागरूक हुए हैं, कितने लोगों में बदलाव आपने देखा है इसके द्वारा? हम उनके साथ रह करके, हम उनसे उनको जब प्रशिक्षित करते हैं, फिर हम उनको देखते हैं कि बताइए क्या क्या हमने बताया, एक तरह से हम परीक्षा भी लेते हैं। उसके बाद हम उनसे, क्योंकि हम उनसे फीस नहीं लेते कोई, तो हम कहते हैं हमारी फीस यही है कि आप भी 10 लोगों को सिखाएंगे, और एक एक आदमी जब 10-10 लोगों को सिखाएगा, जिनको वो सिखाएगा वो भी 10-10 लोगों को सिखाएंगे, तो क्या होगा, अंदर ही अंदर सबके अंदर जागरूकता आ जाएगी। ये बिल्कुल व्यवहारिक रूप से, क्योंकि यही हमारा परिपाटी है, यही हमारा ट्रेनिंग देने का। योग भी हम ऐसे सिखाते हैं कि एक को सिखाएंगे, गाँव में जाके हम कैंप लगाते हैं, तो कहते हैं आप 10-10 लोगों को सिखाइए। तो उसी तरह से हमारा जो अनुभव है सिखाने का, हम कोरोना से बचने के लिए जो जो तरीके हैं, उनके लिए भी हम यही मेथड, यही प्रणाली अपना रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लेके दूसरों को भी ट्रेनिंग दीजिए, सबको जागरूक करिए। तो हम सोचते हैं कि समाज में अगर ऐसे सोच आ जाए सबके अंदर, सेवा भाव से, और सेवा भी है, दूसरा सबको अपना डर है, अपने लिए सब लोग कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं व्यवहारिक रूप से। सत्यनारायण जी, एक सवाल जो आज भी बना हुआ है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक वर्ग यानी कि गरीब वर्ग जो है वो अभी तक मरता हुआ आ रहा है। 2 महीने तक का समय हो चुका है, जो गरीब वर्ग है वो अब आज भी मर रहा है। आप देखेंगे मजदूरों की हालत क्या हो गई है, हर रोजाना कितने मजदूर मर रहे हैं, कभी 4 मरते, कभी 30 मरते। इनका जिम्मेदार कौन, क्यों नहीं सरकार इनका साथ देगी? देखिए, वास्तविकता ये है कि आज ही नहीं, कभी भी और आगे भी कभी भी गरीब किसान और मजदूर ही वास्तव में इस राष्ट्र का निर्माता भी है और असली संभालने वाली शक्ति भी है। अगर इनको हम इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, तो हम बहुत
इसका बुरा भुगतान करना तो सर पड़ेगा। अभी तक तो अनदेखा ही हुआ है ना सर, सरकार के माध्यम से, मैं राज्य सरकार की बात करूं चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, दोनों के द्वारा अनदेखा ही हुआ अभी तक। जी, हम इसके लिए हम लोग राजनीतिक बातें तो हम लोग कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन व्यवहारिक राजनीतिक नहीं, इंसानियत के नाते सर। हाँ, इंसानियत के नाते है कि सरकार को तो जो खजाना है, जो पैसा है, बल्कि जितने जितने बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए घोषित किए जा रहे हैं, इनके लिए बाकी चीज़ों के लिए अगर स्थगित करके उनको रोका ना जाए, स्थगित कर दिया जाए, पोस्टपोन करके पहले किसानों और मजदूरों को जो सड़क पर चल रहे हैं, उनको बेचारों को जिनके जूते टूट गए हैं, उनको जूता मिलना चाहिए। और किताबों में, फाइलों में तो मिल रहा है, जो व्यवहारिक बात है, फाइलों में खूब पैसा दिया जा रहा है, खूब पैसा मिल रहा है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से सरकार कहती है हमने मजदूरों की, गरीब वर्ग की बहुत मदद की है, पर जब हमने रियलिटी चेक किया, जब हमने इन लोगों से बात की, तो असल में पता चला कि इनकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई। हमने भी, हमारे भी लोग, हमारे वॉलंटियर्स, हम खुद जा कर के उन मजदूरों से मिलते हैं। और बल्कि हमारी संस्था क्या करती है, हमारे पास बहुत पैसा तो नहीं है, लेकिन जितना भी हमारे पास शक्ति है, क्षमता है, हम उन लोगों को भोजन भी देते हैं, उन लोगों को कुछ कपड़े भी देते हैं, उन लोगों को दवाइयाँ भी देते हैं, उन लोगों को पानी भी पिलाने की व्यवस्था जगह जगह की है। क्योंकि हम प्रचार प्रसार के लिए नहीं करते हैं, दिखाने के लिए नहीं करते हैं, तो हमारी टीम जगह जगह काम कर रही है। लेकिन उन्हीं से जब उनको रिपोर्ट मिलती है कि उनके जूते टूट गए हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, वो कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, बल्कि यहाँ तक कुछ चोर उनके पैसे छीन लेते हैं रास्ते में, ऐसे भी रिपोर्ट देते हैं बेचारे कि हमारे तो गाँव में 2 लोगों ने मार भी दिया, मार के पैसे छीन भी लिए, हमारे पास जो था वो भी ले लिया। तो उनकी सुरक्षा भी नहीं है। और शहरों में तो सुरक्षा हो जाती है, किसी एक की भी कुछ हो जाए तो। हम चाहते हैं कि गांव के किसानों पर, मजदूरों पर और जो राहगीर हैं, इनको तत्काल सब काम छोड़ के, इनको चाहे बस से चाहे ट्रेन से, इनको तुरंत, इनको किसी को पैदल न चलने दिया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको मारा पीटा ना जाए। उनको जो सज़ा दी गई, पहले देखा जाता उनको मुर्गा बनाया जाता था, उनको क्या क्या, उनको सज़ा न देकर बेचारे वो जानबूझ के नहीं कुछ कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। तो मैं सरकार से तो बात ये बनती है कि जो लॉकडाउन किया गया था, पहला लॉकडाउन जो किया गया था, वो बिना तैयारी के साथ किया गया था। कहने का मतलब ये बनता पूरा, कोई तैयारी सरकार की नहीं थी कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, कोई तैयारी किसी भी सरकार के अधिकारी ने नहीं की थी। देखिए, इसके बारे में सच्चाई, व्यवहारिक बात यह है, किसी को पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सरकार की नीयत में, चाहे प्रधानमंत्री आप होते, चाहे मैं होता, चाहे वही है, अगर हमारे साथ हम ही वहाँ पर होते तो हमें नहीं पता था कि ऐसा लॉकडाउन अचानक करना पड़ेगा। बात जब जो करता है उसको पता चलता है। कुछ तो किया जा सकता था, लेकिन सलाह देना आसान है। व्यवहारिक बात यह है कि आंधी जैसे आती है वैसे आया, और आने के बाद तैयारी करने का जो भी समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां, अब जो गलतियां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। अभी भी जो मजदूरों के साथ जो अनदेखा किया जा रहा है, किताबों में, फाइलों में खूब पैसा खर्च हो रहा है। आज भी कि रैन बसेरा में ये हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार भी बोल रही है, राज्य सरकार भी बोल रही है, लेकिन सच में देखा जाए तो किसानों को, गरीबों को कोई राहत नहीं है। और अभी भी जो घोषणा हुई है, हमें राजनीतिक कमेंट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक बात जो हम लोग सर्वे किए हैं कि ये इसका तत्काल कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जो मर रहा है भूख से वो मर जाएगा, और पैसा धरा का धरा रह जाएगा। जो लोन देने की बात हो रही है, वो लोन गरीब आदमी के, जिसके पास करें, अपना स्वावलंबी बनेंगे। मैं खुले से मैं कमेंट करना ही चाहूँगा, स्वावलंबी कौन बनेगा? मेरे पास अगर झोपड़ी नहीं है रहने की, 80% किसान ऐसे हैं, मजदूर ऐसे हैं जिनके पास सिर छुपाने का घर नहीं है। किताबों में तो दे दिया गया है, व्यवहारिक रूप से उनके पास छप्पर अभी भी नहीं है। तो जिसके पास छप्पर ही नहीं, उद्योग क्या लगाएगा? वो चारा छांटने की मशीन, सिलाई की मशीन, या कुछ करने की, खड़ा होने की जगह नहीं है। वो लोन लेके क्या करेगा? वो बल्कि लेके खा पी जाएगा बेचारा, उसके ऊपर सिर पर एक और बोझ आ जाएगा। तो या तो लोन दो, तो इस शर्त पर दो कि आपको वापस नहीं लेना है, लेकिन हम उस लोन पर नज़र रखेंगे। ये नहीं कि लेके खा पी जाए फिर निश्चिंत होके, हम उस पर नज़र रखेंगे। आपको विचार व्यवहार देना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया है। एक दूसरा, सरकार उनको स्थापित उद्योग लगा के दे, खाली लोन नहीं दे, बल्कि उनको मशीन खरीद के दे, और मशीन कहाँ रखेंगे उसका इंतजाम करके दे, और उनको इतना स्थापित करे कि शिक्षित बनाए। ये नहीं कि मैं सिलाई मशीन खरीद लूँ, मुझे चलाना आता ही नहीं है, तो मैं उद्योग क्या करूँगा? तो एक तो कुशल बनाए पहले उनको, और हमारी जैसे NGO से मदद लें, हम लोग करेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे सिलाई कढ़ाई में हो, चाहे दोना बनाना हो, चाहे बर्तन बनाना हो, चाहे जूता बनाना हो, चाहे चप्पल बनाना हो, चाहे कोई भी कुटीर उद्योग, हथकरघा का कपड़ा बनाना, तौलिया बनाना हो, बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं। तो उनको पहले कुशल बनाए,
कुशल बना के उनको सामान दे और उनको वहाँ तक उनकी सरकार की जिम्मेदारी रहे जहाँ तक कि वो उनका प्रोडक्शन कहाँ बेचेंगे बेचारे। मान लीजिए मैं तौलिया ही बना दिया 10,000 जी, मान लीजिए जूता ही बना लिया 1 लाख मैंने जी, या 10,000 या 500 ही, मैं उसको कहाँ बेचूंगा? तो सरकार उनको रास्ता बताए कि कैसे आपकी बिक्री होगी। उनको कुछ नहीं पता, गांव के लोगों को कुछ नहीं पता। गांव में किसान का, मैं किसान का बच्चा हूँ, जानता हूँ कि सब्जी तो बहुत है। आज जानते हैं क्या हाल है व्यवहारिक किसानों का? घिया, हम खुद किसान हैं, हमारे जो भाई भतीजे हैं वो बता रहे हैं कि घिया, लौकी, तोरी, भिंडी सब तैयार है, सीताफल कोई 1 पैसे में लेने को तैयार नहीं, हमारा सब खेत में सड़ रहा है। ये जरूर हाईलाइट करने की बात है कि किसानों की सारा खेती लॉकडाउन के कारण कोई ले नहीं रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रहा है। सत्यनारायण जी, काफ़ी अच्छी राय आपने दी है, जो सरकार को इस पे काम करना चाहिए। अब मैं वापस आपके अर्चना योगातन को आऊँगा। सामाजिक कल्याण के लिए अर्चना योगातन क्या कर रहा है इस टाइम? देखिए, समाज कल्याण में अर्चना योगातन कई क्षेत्रों में काम करती है जी। एक तो किसानों के लिए हमारा नारा जय जवान जय किसान जी। किसानों को हम लोग जाके गांव में प्रशिक्षित करते हैं जी। कि जो खेती आप कर रहे हैं इसमें वो खेती करो जिसमें ज़्यादा पैसा मिले जी। और समाज को जिसको ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, आज के इस टाइम में जब देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, आज के टाइम में किस तरह आप उनकी मदद कर रहे हैं? हम उनको मदद करते हैं। पहले तो जो जगह जगह हमारे वॉलंटियर्स लगे हैं जी। पानी पिलाते हैं, खाना देते हैं, जितना हमारे पास क्षमता है जी। जगह जगह चुपचाप। अब दूसरा कि हम लोग उनको शिक्षित करते हैं जी। कैसे साफ रखना है, कैसे डिस्टेंसिंग रखनी है और कैसे हाइजीन का ध्यान रखना है। जी। दूसरा, कोरोना क्या चीज़ है, इससे आपको बचने के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा कि अपने तो ठीक रखना है, रहना ही है, दूसरों को भी ठीक रखना है, कैसे दूसरों को भी बचाना है। तो कितने आंकड़े निकल के हैं जिससे लोग जागरूक हो? अभी आंकड़े हम कम से कम 10-10 का ग्रुप लेकर के एक आदमी, हमारे हर राज्यों में कार्यकारिणी है गांव स्तर तक जी। तो हर रोज एक आदमी 10-10 का ग्रुप 5 रोज तैयार करता है, यानी 50, एक आदमी 50। तो हमारे जितने भी राज्य हैं करीब 1-2 को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए जहां अभी हमारी कार्यकारिणी लॉकडाउन के कारण फंस गए, वहाँ नहीं जा पाए। तो जहां भी कर रहे हैं रोज एक आदमी करीब 50 से 100 लोगों को रोज ट्रेन करता है। मैं भी वैसे हूँ, एक ग्रुप में 5-5 लोगों को लेकर के 10 ग्रुप हम लेते हैं, 10 से 20 ग्रुप तक। तो 50 से 100 लोग हम रोज ट्रेन करते हैं और उनको हम कुछ लोग भिगोया चना देते हैं अंकुर बना के या मूंग का अंकुर, ताकि उनकी पौष्टिकता बनी रहे। दूसरा, हम काढ़ा बना के देते हैं तुलसी का या हार सिंगार का या पुदीने का काढ़ा या धनिया का काढ़ा, अदरक डाल के उसमें थोड़ा दालचीनी डालते हैं। तो काढ़ा देने से क्या होता है कि कभी गला खराब हो ही गई नहीं जी। अगर गला थोड़ा बहुत खराब है भी, जिसको लोग गरीब लोग अनपढ़ लोग घबरा जाते हैं, तो उनका हमने दूर भी किया है जी। काढ़ा पिलाने से गले की खराश दूर हो जाती है, नाक बंद है, सिर दर्द है, थोड़ा हल्का फुल्का बुखार है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उनको प्रिवेंटिव बताते हैं। तीसरा कि हम योगाभ्यास बताते हैं कि कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं और कैसे आपको दिनचर्या होनी चाहिए। स्नान करने के बाद शरीर को कैसे रब करेंगे ताकि जुकाम न हो जाए, बुखार न हो जाए, सिर दर्द न हो जाए। और धूप में चलने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए, धूप में चलने के बाद थोड़ा सा पसीना शांत होने दीजिए, फिर पानी पीजिए। जी। सरकार कहती है कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने ये नया एक फ़ैसला लिया हुआ है, काफ़ी लॉकडाउन जब से था तब से ये फैसला लिया गया है। तो ये दोनों वर्ग किस तरह अपने को बचाव रखें योगा से, बच्चे और बूढ़े? देखिए, हमारा यह है कि बच्चे बूढ़ों के साथ साथ जो हार्ट पेशेंट हैं, हृदय रोगी हैं, जो मधुमेह के रोगी हैं, जो अस्थमा के रोगी हैं, या वे रोगी जो बहुत उनकी वाइटलिटी, जीवनी शक्ति बहुत कमज़ोर है, उनको हम सबको समझाते हैं, कोई भी आयु में हो, कि आप लोग धूप में ना निकलें, बाहर ना निकलें। और बाहर चूँकि संक्रमण होने के बहुत गुंजाइश हो जाएगी और ज़रा भी संक्रमण हुआ तो आपको क्षति हो सकती है। तो हम सबको ये समझाते हैं कि आप एक तो बाहर मत निकलिए, घर के अंदर ही श्वास की क्रियाएं करिए, प्राणायाम कैसे करना है, बच्चों का कैसे 5 साल की उम्र के बाद के जितने भी बच्चे हैं हम उनको प्राणायाम सिखाते हैं, बुजुर्गों को सिखाते हैं, रोगियों को सिखाते हैं। उसके बाद हम कुछ हल्के हल्के आसन सिखाते हैं, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन ध्यान करना सिखाते हैं और कैसे माइंड को रिलैक्स करना है। क्योंकि सब लोग तनाव में हैं, किसी का बच्चा है कहीं है, किसी को पैसे की तकलीफ है, किसी का धंधा खराब हो गया, टेंशन तरह तरह के हैं। तो किसी घर में कोई बीमार हो गया तो और सुन करके
तो क्या है कि सभी तरह के तनाव को कैसे दूर करना है, योग में बहुत बढ़िया सरल उपाय है। योग निद्रा, शवासन, ओम का जाप, भ्रामरी प्राणायाम, शवासन, सारा कुछ हम सिखाते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है। तो योग तो केवल आसन प्राणायाम नहीं है, योग में खान पान भी है कि हमें कैसे खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, कटा हुआ फल कोई दे तो मत खाना। गरीब लोगों को मैं समझाता हूँ, कोई दे भी गरीब कटा हुआ तो मत खाओ, आप लेके वो खाना खाओ, वो फल खाओ जो ताज़ा लगे और तुरंत आप अपने हिसाब से छील के, केला हो चाहे संतरा हो चाहे कुछ भी हो। तो हम छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं उनको। पानी कहते हैं कि अगर हो सके तो गुनगुना पानी पियो। तो सारे सलाह, और अपने यहाँ हम केवल भाषण नहीं देते हैं, हम उनको करके देते भी हैं और डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं, दिखा के भी देते हैं कैसे करिए। फिर हम लोग कुछ, किसी को आटा, किसी को दाल, किसी को चावल, किसी को साबुन, कुछ कुछ हम लोग दान भी करते हैं जी। अगर कोई हमारे को स्पॉन्सर मिल जाता है या कोई डोनर मिल जाता है तो हम उनके पैसों का करते हैं, जैसे जैसे हमारा आता है हम लोग खूब दान करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा काम आप समाज में कर रहे हैं और हम आशा करते हैं आप इसी तरह अपने कदम हैं आगे बढ़ाते रहिए और उन लोगों को जागरूक कीजिए जिनको सामाजिक दूरियों का, मास्क पहनने का और हाथों को किस तरह धोए जिसका नहीं पता, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण यादव, अर्चना योगातंगे, जिनका आज हमें समय मिला बात करने के लिए कि योगा किस तरह किया जाए और आज के समय में योगा करना कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी है, ये सब हमने इनसे जाना। हम आशा करते हैं आप भी इन्हीं से, इनकी बातें जो आज उन्होंने बोली है कुछ सीखेंगे और योगा को अपनी ज़िंदगी में बतौर अब उसको यूज़ करेंगे। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।